जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। और आज के इस वीडियो में हम 2018 में जो आपके ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था उसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे, उन सभी प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वह आपको टेलीग्राम चैनल केवी गुरुजी या फिर kbguruji.in के ऊपर मिल जाएगी। तो वहां से आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और मैं आपको पहले भी ये कई बार बता चुका हूं कि अगर आपको किसी भी प्रकार के परीक्षा की तैयारी एक सिस्टमैटिक वे में करनी है तो उस पार्टिकुलर परीक्षा का सिलेबस क्या है ये आपको बहुत ही अच्छे से पता होना चाहिए। और प्रीवियस ईयर में उस पार्टिकुलर परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो ग्रुप डी एग्जाम की अगर हम लोग बात करते हैं तो 90 मिनट में आपको यहाँ पर 100 प्रश्न करने होते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर आपको पेपर दे दिया जाए और कहा जाए कि इसे आप अपने घर ले जाइए और घर से सॉल्व करके लाइए, तो जाहिर सी बात है सभी लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। इसका मतलब ये होता है कि आपको इस पार्टिकुलर परीक्षा में सक्सेस होने के लिए स्पीड आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। और स्पीड आपकी अच्छी तभी होगी जब आप लोग यहाँ पर अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि किस प्रकार के टॉपिक यहां पर आपके ग्रुप डी एग्जाम में शामिल हैं जिनसे आपके ग्रुप डी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए, जनरल साइंस की बात करते हैं, यानी कि जो हमारा सामान्य विज्ञान हो गया, इससे टोटल आपके 25 प्रश्न पूछे जाते हैं, 25 मार्क का होता है। मैथमेटिक्स यानी कि गणित की बात करते हैं तो यहां से भी आपके 25 मार्क के प्रश्न पूछे जाते हैं। रीजनिंग की बात करते हैं तो यहां से 30 प्रश्न। और अगर हम लोग जीए और करंट अफेयर्स की बात करते हैं तो यहां से आपके 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये जो वीडियो होगी इसमें हम लोग जो आपके जनरल साइंस के प्रश्न पूछे गए थे उनको डिस्कस करेंगे और जो आपके जीए और करंट अफेयर्स के प्रश्न पूछे गए थे उन सभी को यहां पर डिस्कस करेंगे। तो ध्यान रखेंगे आप लोग, जो आपके ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था वह आपके 120 से ज्यादा शिफ्ट में आयोजित किया गया था। तो अगर हम लोग यहां पर पूरे 120 शिफ्ट के प्रश्नों को डिस्कस कर लेते हैं तो यकीन मानिए आप लोग आसानी के साथ में 35 से 40 नंबर यहां पर कर पाएंगे, क्योंकि जो इसके लिए स्पेशल करंट अफेयर होगा उसको मैं आपको अलग से करवा दूंगा। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। सिंपली आपको ये सारे वीडियो देख लेने हैं, उसके बाद में पीडीएफ से आपको रिवाइज कर लेना है 3 से 4 बार। आसानी के साथ में आप 35 से 40 प्रश्नों को यहां पर अटेम्प्ट कर पाएंगे। और वीडियो की हम लोग शुरुआत करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग यहां पर सारे ये जो शिफ्ट के एग्जाम हुए थे इनका लाइव टेस्ट देना चाहते हैं मेरे साथ में, तो आप मेरे साथ में अनअकैडमी के ऊपर भी जुड़ सकते हैं। मेरी प्रोफाइल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सिंपली उसके ऊपर क्लिक करिए और अनअकैडमी के ऊपर आप मुझे फॉलो कर लीजिए। इस हफ्ते आपको यहां पर डेली मेरी 3 क्लासेस मिलेंगी जो कि आपके सीबीटी 2 एग्जाम के लिए होंगी और रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए होंगी। तो ये सारी चीजें आपको यहां पर ध्यान रखनी है। तो बोल बच्चन को यहीं पर समाप्त करते हैं और चलिए देख लेते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न आपके यहां पर ग्रुप डी के एग्जाम में पूछे गए थे वर्ष 2018 के सेकंड शिफ्ट में। तो 17 सितंबर 2018 को जो आपके सेकंड शिफ्ट का पेपर हुआ था उसमें पूछे गए प्रश्नों को हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न पूछा गया जो कि बहुत ही आसान सा प्रश्न है कि जायकवाड़ी जल विद्युत परियोजना किस नदी के ऊपर बनाई गई है। तो आसान सा प्रश्न है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गोदावरी नदी पर इसका निर्माण किया गया था। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि लेंस बनाने में निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं होता है। तो अगर हम लोग बात करते हैं लेंस की तो इसमें आप लोग पानी का यूज तो करते ही हैं, कांच यानी कि ग्लास का भी यूज किया जाता है, प्लास्टिक का भी यूज किया जाता है, लेकिन मिट्टी का यूज हमारे कांच बनाने में नहीं किया जाता है। तो ध्यान रखेंगे सॉइल यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। अच्छा, एक पॉइंट मैं आपको और बता दूं कि जो हमारे जनरल साइंस का पेपर होता है इसमें आपके बहुत सारे न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। तो न्यूमेरिकल को हम लोग यहां पर सेट के साथ में तो डिस्कस ही करेंगे, उसके अलावा न्यूमेरिकल को हम लोग अलग से भी डिस्कस करेंगे। तो न्यूमेरिकल आपका बहुत ही अच्छे से तैयार होना चाहिए, क्योंकि कई शिफ्ट में तो हमारे 4 से 5 प्रश्न डायरेक्टली न्यूमेरिकल से ही पूछे गए थे। अगला प्रश्न पूछा गया कि धातुओं के किस गुण के कारण उसके फॉयल बनाने में आसानी होती है। तो आप सभी को पता होगा कि जो भी हमारे मेटल होते हैं उसमें आघात वर्धनीयता का गुण होता है, जिसे हम लोग मैलिएबिलिटी की प्रॉपर्टी कहते हैं, और इसी के कारण इसका हम लोग फॉयल आसानी के साथ में बना सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहां पर हो जाएगा करेक्ट। अब आपसे कई बार परीक्षा में यह भी पूछ लिया जाता है कि हमारे आवर्त सारणी में कौन से ऐसे तत्व हैं जिनमें आघात वर्धनीयता का गुण होता है। तो हमारी जो आवर्त सारणी है उसमें 1 से लेकर के 12 समूह के जो तत्व हैं उसमें आपको आघात वर्धनीयता का गुण देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न पूछा गया जो कि एक न्यूमेरिकल है कि एक व्यक्ति अगर 2 सेकंड में 1000 जूल का काम करता है तो उसके द्वारा खर्च की गई ऊर्जा क्या होगी।
तो बहुत ही आसान सा इसका फार्मूला होता है, जैसे कि P = W/T। तो यहाँ पर आपको वैल्यू दी गई है किसकी, P की वैल्यू दी गई है, यहाँ पर W आपको फाइंड करना है। तो सिंपली आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 1000 रख देंगे, यानी कि कार्य यहाँ पर दिया गया है, ऊर्जा आपको निकालनी है। तो सिंपली आप 1000 में 2 से डिवाइड करेंगे, 500 वाट आपका हो जाएगा आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर करेक्ट। फिर देखिए एक प्रश्न यहाँ पर करंट अफेयर के पूछा गया था कि 3 बार पॉली उमरीगर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन है। तो इनका नाम है विराट कोहली। कौन है, विराट कोहली हैं, जिनको बीसीसीआई के द्वारा जो वार्षिक पुरस्कार दिया जाता है, जिसे हम लोग पॉली उमरीगर पुरस्कार कहते हैं। तो 3 बार विराट कोहली को यह पुरस्कार मिल चुका है। अच्छा, करंट की बात हुई है तो ध्यान रखिएगा 2019 के लिए जो पुरस्कार 2020 में दिया गया था वह मिला था जसप्रीत बुमराह को। किसे, जसप्रीत बुमराह को यह पुरस्कार मिला था। फिर प्रश्न पूछा गया कि आधुनिक आवर्त सारणी के 18वें समूह में आपको कितने तत्व देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर टोटल आपको देखने को मिलेंगे 7 एलिमेंट। कितने हैं, 7 तत्व यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अगर हम लोग यहाँ पर 18वें समूह की बात करते हैं तो इसमें आपकी अक्रिय गैसें यानी कि इनर्ट गैसेस शामिल होती हैं। अब आप ये देख सकते हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये सारे हमारे 6 तत्व हैं और एक हमारा एलिमेंट है जिसका नाम है ओजी। तो इस प्रकार से टोटल आपको 7 एलिमेंट देखने को मिलेंगे। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि धातुओं में जो विद्युत ऋणात्मकता का सही क्रम होता है वह आपका क्या होता है। तो इसके बारे में आपको पीरियोडिक टेबल के बारे में बहुत ही अच्छे से पता होना चाहिए। तो देख सकते हैं यहाँ पर आपके सामने सारे एलिमेंट दिए गए हैं उनके सिंबल के अनुसार। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अब ये मैं आपको थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल के बारे में यहाँ पर बता देता हूँ कि किस प्रकार से हमारी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है उसमें चेंज आपको देखने को मिलता है। देखिए, अगर आप लोग यहाँ पर वर्ग में आगे बढ़ेंगे तो जो हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वह आपकी बढ़ती है। उसी प्रकार से अगर आप लोग आवर्त में आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर जो हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वह आपकी घटती है। क्या होती है, वह आपकी यहाँ पर घटती है। तो ये पॉइंट आपको अच्छा ध्यान रखेंगे। वर्ग हमारा कौन सा होता है, तो ये हमारे होते हैं वर्ग। ये आप देखिए ये हमारे होते हैं वर्ग। तो अगर आप लोग वर्ग में आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर जो हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वह आपकी घटेगी। उसी प्रकार से अगर हम लोग आवर्त की बात करते हैं तो यहाँ पर अगर आप लोग आगे बढ़ेंगे तो ये आपकी बढ़ेगी। प्रिंटिंग यहाँ पर हो गया है उल्टा। अगला प्रश्न है कि जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम और ब्रोमीन के जो परमाणु होते हैं इनमें आपको कितनी कक्षाएं देखने को मिलेंगी। तो इसमें आपको टोटल मिलाकर के 4 कक्षाएं देखने को मिलती हैं, यानी कि सेल्स की यहाँ पर बात की गई है। सेल्स हमारे कौन कौन से होते हैं, जैसे K हो गया, L हो गया, M हो गया, N हो गया। तो अगर आपको इनके एटॉमिक नंबर पता है तो उसी के अनुसार आप यहाँ पर इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं और उसी के अनुसार आप पता लगा सकते हैं कितने सेल यहाँ पर हमारे होते हैं। तो बिल्कुल आप परेशान मत होइएगा, केमिस्ट्री के मैं आपको सारे टॉपिक यहाँ पर करवा दूंगा। टोटल आपके 30 से 35 लेक्चर होंगे। तो एक बार हम लोग 20 से 30 सेट यहाँ पर डिस्कस कर लें, फिर उसी के अनुसार जो भी हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे उनको भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एक प्रश्न पूछा गया कि किस परमाणु का उप परमाणु कण नहीं है, यानी कि इनमें से कौन सा हमारे किसी परमाणु का उप परमाणु कण नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर जिनॉन। जिनॉन की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये हमारा एक एलिमेंट होता है। बाकी इलेक्ट्रॉन की बात करें, प्रोटॉन की बात करें, न्यूट्रॉन की बात करें तो ये हमारे परमाणु के कण होते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि परमाणु के भीतर जो न्यूट्रॉन होता है वह प्रोटॉन पर किस प्रकार का बल आरोपित करता है। तो ये दोनों आपको मिलेंगे परमाणु के नाभिक में, यानी कि इनके बीच में जो बल लगता है उसे हम लोग न्यूक्लियर फोर्स के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। फिर देखिए एक रीजनिंग का प्रश्न है कि शिक्षक कक्षा से जिस तरह से संबंधित है उसी तरह चालक किससे संबंधित होता है। तो जिस तरह से शिक्षक हमारे क्लास से संबंधित होता है उसी प्रकार से जो चालक है वह आपके वाहन से यहाँ पर संबंधित होता है। ध्यान रखेंगे पहिए से नहीं होता है, नहीं कई सारे लोग पहिया भी कर देते हैं। जब मैंने मॉक टेस्ट लिया था तो ध्यान रखेंगे ये आपके वाहन से संबंधित होता है। फिर एक आपके केमिस्ट्री का थोड़ा सा टफ प्रश्न पूछा गया कि निम्न में से कौन सा विकल्प उस लवण का उदाहरण है जिसके जलीय विलयन का पीएच 7 से कम हो जाता है। तो ध्यान रखेंगे जो हमारा अमोनियम क्लोराइड होता है उसको अगर हम लोग जल में डालते हैं तो यहाँ पर इसका जो पीएच होता है इसके विलयन का वह आपके 7 से कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर एसिड का निर्माण होता है तो इसीलिए इसका जो पीएच है वह 7 से कम हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा डी आपका करेक्ट। तो इसके बारे में भी आप लोग याद रखेंगे। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि कौन सा हमारा टिश्यू होता है जो कि पौधों को दृढ़ और कठोर बनाता है। तो आपके सामने कई सारे टिश्यू दिए गए हैं, जैसे कि जाइलम हो गया,
स्क्लेरेन्काइमा हो गया, पैरेकाइमा हो गया, कोलेकाइमा हो गया। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा यहाँ पर होता है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्क्लेरेन्काइमा, इसी के द्वारा हमारे जो पौधे होते हैं वे आपके दृढ़ और कठोर होते हैं। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल कितना होता है। तो आसान है, इनका कार्यकाल होता है 6 वर्षों का। राज्यसभा को हम लोग उच्च सदन के नाम से जानते हैं और इसके जो भी मेंबर होते हैं उनमें से 1/3 प्रत्येक 2 सालों पर इस्तीफा देते हैं और फिर उनका चुनाव होता रहता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि वर्ष 1931 में भारत की 2 नई राजधानी है, उसके रूप में नई दिल्ली का उद्घाटन करने वाले वायसराय का नाम क्या था। तो इनका नाम है लॉर्ड इरविन। क्या नाम है? लॉर्ड इरविन, जो कि उस समय हमारे वायसराय थे। तो इन्हीं के द्वारा यहाँ पर उद्घाटन किया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि किसी वस्तु का जो भार है वह सर्वाधिक कहाँ पर होता है। तो याद रखेंगे जो इसका भार होता है वह सबसे ज़्यादा आपको मिलेगा कहाँ पर? पोल्स पर। जो हमारे ध्रुव होते हैं वहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा इसका भार देखने को मिलेगा। क्यों मिलेगा सबसे ज़्यादा? क्योंकि जो हमारे पोल होते हैं वहाँ पर जो हमारी ग्रेविटी होती है वह होती है सबसे ज़्यादा और ग्रेविटी के कारण भार यहाँ पर बढ़ जाता है। उसी प्रकार से अगर हम लोग इक्वेटर की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको भार कम देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से मत्स्य वर्ग की विशेषता कौन सी नहीं होती है। तो अगर हम लोग अपने मत्स्य वर्ग की बात करते हैं यानी कि फिशरी क्लास की बात करते हैं तो इनकी विशेषताओं में आपका स्यूडो कॉलम की उपस्थिति नहीं आता है। बाकी गलफड़े से ये सांस लेते हैं, हड्डी या फिर उपास्थि का इनका अंतःकंकाल होता है, सल्क का यहाँ पर बहिकंकाल होता है। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है कि स्यूडो कॉलम की उपस्थिति इनके अंदर नहीं पाई जाती है। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि मनुष्यों में पाए जाने वाले प्लेसेंटा उतक के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा काम किया जाता है। तो ये जो हमारे प्लेसेंटा उतक होते हैं इनका तो पहला काम ये होता है कि जो भी हमारा यहाँ पर भ्रूण होगा यानी कि माता की गर्भाशय में जो आपका बच्चा होता है जिसे हम लोग भ्रूण कहते हैं प्रारंभिक अवस्था में, तो उससे जो भी आपके अपशिष्ट होंगे यानी कि जो भी आपके वेस्ट मटेरियल होंगे उनको एक तो ये बाहर निकाल देता है और दूसरा काम इसका ये होता है कि उसको ये न्यूट्रिशन भी प्रदान करता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न पूछा गया कि रक्त में शर्करा के स्तर में वृद्धि का पता किसकी कोशिकाओं के द्वारा चलता है। तो ये हमारे होते हैं अग्न्याशय, जिन्हें हम लोग पैनक्रियाज के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट। अब अगर हम लोग अग्न्याशय की बात करते हैं तो यह एक प्रकार की हमारी ग्रंथि होती है जो कि आपको पेट में देखने को मिलेगी और ये हमारे पाचन तंत्र का हिस्सा होता है। तो जो भी हमारे इंसुलिन होते हैं या फिर अन्य महत्वपूर्ण एंजाइम और हार्मोन होते हैं उनको अग्न्याशय के द्वारा यहाँ पर उत्पन्न किया जाता है। अब अग्न्याशय के कई बार काम भी पूछ लिए जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा इसके 2 मुख्य कार्य होते हैं। पहला काम तो ये होता है कि शरीर के द्वारा जो भोजन होता है उसके पाचन में ये मदद करता है और दूसरा इसका जो सबसे महत्वपूर्ण काम होता है कि जो हमारा ब्लड शुगर होता है उसको भी कंट्रोल करने में हेल्प करता है पैनक्रियाज यानी कि अग्न्याशय। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि कांस्टेंटेन डैश डैश धातुओं को मिलाकर के बनाया जाता है। तो यह एक हमारे मिश्र धातु होती है जो कि यहाँ पर Cu और Ni को मिलाकर के बनाई जाती है, यानी कि कॉपर और निकल को मिलाकर के यहाँ पर कांस्टेंटेन को बनाया जाता है। तो ये आपने देखा होगा हमारे जो बाइंडिंग वगैरह होते हैं, पंखों की बात करें या फिर इसी प्रकार से हमारे जो विद्युत के मोटर होते हैं उनमें जो बाइंडिंग होती है उसी को हम लोग कहते हैं कांस्टेंटेन। तो ये बाइंडिंग के जो तार होते हैं वे आपके कॉपर और निकल के बनाए जाते हैं। फिर एक आसान सा प्रश्न पूछा गया कि जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है इसको कब स्थापित किया गया था। तो 1875 को इसको स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। ध्यान रखेंगे कि मुख्यालय आपको मुंबई में मिलेगा, अध्यक्ष इसके हैं विक्रमजीत सेन। एशिया का ये सबसे पुराना आपका स्टॉक एक्सचेंज है और दुनिया का सबसे पुराना है नीदरलैंड का एम्स्टर्डम। तो इसके बारे में भी आप लोग याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1875 हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न पूछा गया कि गारो पहाड़ियाँ किस राज्य में आपको देखने को मिलेंगी। तो गारो पहाड़ियों की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आपको मिल जाएंगी कहाँ पर? मेघालय में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो गारो की बात करें, खासी की बात करें, जयंतिया की बात करें तो ये सारी जो पहाड़ियाँ हैं वह आपको मेघालय में देखने को मिलेंगी। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि पुस्तक ए बुक ऑफ लाइट व्हेन ए लव्ड वन हैज़ ए डिफरेंट माइंड, इस पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक को लिखा है यहाँ पर जेरी पिंटो ने। किसने? जेरी पिंटो के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न पूछा गया कि जो राम सेतु है वह निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है। तो राम सेतु की अगर हम लोग बात करते हैं तो श्रीलंका से भारत को अलग करता है पाक जलडमरू मध्य और यहीं पर आपको राम सेतु देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जब एक गिलास पर रखे गए
कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है, तो यह किस प्रकार का नियम है? तो ये हमारे जड़त्व का नियम होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट। तो जड़त्व का नियम ये हमारे न्यूटन का ही नियम है, यानी कि यदि कोई व्यक्ति स्थिर अवस्था में है तो वह आपका स्थिर ही रहना चाहेगा। उसी प्रकार से अगर कोई हमारी वस्तु गतिमान अवस्था में है तो वह आपकी गतिमान अवस्था में ही रहेगी जब तक उसके ऊपर किसी भी प्रकार का बाह्य बल न लगाया जाए। तो जैसे मान लीजिए ये हमारा गिलास हो गया, गिलास के ऊपर आपने रख दिया है सिक्का एक कागज के ऊपर। अब ये जो सिक्का है वह आपकी विरामावस्था में है। यहाँ पर अगर आप लोग कागज को खींच लेंगे तो जाहिर सी बात है ये विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहना चाहेगी, तो सीधे ये आपकी नीचे चली जाती है पानी में। अगला प्रश्न है कि चंद्रमा पर किसी वस्तु का जो भार होता है वह पृथ्वी के उस वस्तु के भार का कितना होता है? तो ध्यान रखिएगा, जो हमारी ग्रेविटी आपको पृथ्वी पर देखने को मिलेगी उसकी 1/6 ग्रेविटी आपकी हो जाती है चंद्रमा पर, और इसीलिए वहां पर जो व्यक्ति होता है उसका भार हो जाता है 1/6। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि मधुमक्खी का जो डंक होता है उसका इलाज करने के लिए किसके घोल का हम लोग उपयोग करते हैं? तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर हम लोग बेकिंग सोडा के घोल का उपयोग करते हैं। किसके? बेकिंग सोडा के घोल का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। फिर देखिए एक आपके करंट अफेयर का प्रश्न पूछा गया। तो करंट अफेयर के जो भी हमारे प्रश्न होते हैं उनको बस सिर्फ आपको ध्यान से पढ़ना है, उनको नमस्कार करना है और उन प्रश्नों से ये आपको बोल देना है कि जब हम लोग करंट अफेयर पढ़ेंगे तो ध्यान रखेंगे कि ग्रुप डी के लिए हमें किस प्रकार के प्रश्नों को यहाँ पर पढ़ना है। अब प्रश्न क्या पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सबसे पहली महिला वकील हैं जिनको सीधे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया, यानी कि ये आपके किसी हाईकोर्ट की न्यायाधीश नहीं रही हैं। तो इनका नाम है इंदु मल्होत्रा। 2018 में इनकी नियुक्ति हुई थी। उस समय जो हमारे चीफ जस्टिस से दीपक मिश्रा उनके द्वारा इनकी नियुक्ति की गई थी। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि 2017 में हमारी महिला और बाल विकास मंत्री कौन थी? तो इसको मैंने रिप्लेस कर दिया है वर्तमान से। तो ध्यान रखेंगे इस समय हमारी जो महिला और बाल विकास मंत्री हैं इनका नाम है स्मृति ईरानी और इनसे पहले थी मेनका गांधी। तो दोनों के नाम आपको यहाँ पर याद रखने हैं। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि भारत ने वर्ष 2017 में जो जॉर्डन जूनियर और कैडेट ओपन टेबल टेनिस टूर्नामेंट हुआ था इसमें कितने पदक प्राप्त किए थे? तो ये प्राप्त किए थे 24। तो ध्यान रखेंगे जो भी हमारे टूर्नामेंट होते हैं उनमें भारत ने कितने पदक जीते थे, इससे भी आपकी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह से संबंधित नहीं है? तो आपके सामने यहाँ पर दिया गया है लोमड़ी हो गई, बकरी हो गई, घोड़ा हो गया और आपका है जबरा। तो ये आप देखेंगे थोड़ा सा टफ प्रश्न है। यहाँ पर अगर हम लोग लोमड़ी की बात करते हैं तो इसको भी आपको सींग देखने को नहीं मिलेगी। हॉर्स की बात करते हैं तो इसके भी सींग नहीं होती है, जबरा के भी नहीं होती है, लेकिन आपकी जो बकरी होती है उस पर आपको सींग देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। बाकी अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर बकरी हमारी जो हमारी गोट होती है, जबरा होता है आपका या फिर हॉर्स होता है, ये सारे आपके वेजिटेरियन होते हैं। फॉक्स हमारी नॉन वेज होती है, तो इससे आपका फॉक्स हो जाएगा करेक्ट। लेकिन यहाँ पर रेलवे के द्वारा ऑप्शन नंबर बी को ही करेक्ट बताया गया था। फिर एक प्रश्न आपके करंट अफेयर का है कि 2017 में किस भारतीय मुख्यमंत्री को अमेरिकी भारत व्यापार परिषद के द्वारा ट्रांसफॉर्मेटिव सीएम अवार्ड दिया गया था? तो ये पुरस्कार यहाँ पर मिला था चंद्रबाबू नायडू को। फिर देखिए एक आपके न्यूमेरिकल है फिजिक्स का कि यदि किसी परिपथ में 6 मिनट में 0.6 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है तो इसमें जो विद्युत आवेश है यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज वह आपका कितना होगा? तो आसान सा एक फार्मूला होता है Q = IT। तो आपका I दिया गया है यानी कि ये आपका है कितना 0.6 एम्पियर। टाइम भी आपका दिया गया है 360 सेकेंड यानी कि आपका 6 मिनट है। तो इसको आप लोग मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली, तो 216 कूलाम्ब यहाँ पर आपका हो जाएगा उत्तर। तो विद्युत आवेश का जो हमारा मात्रक होता है वह आपका होता है कूलाम्ब। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि उस देश का नाम बताइए जो निशानेबाजी के संयुक्त विश्व कप की मेजबानी करेगा 2019 में। तो इस देश का यहाँ पर नाम है अपना देश भारत। कहाँ पर? भारत में इसका आयोजन किया गया था। फिर एक प्रश्न पूछा गया करंट अफेयर का ही कि पीएम आवास योजना के तहत किसके द्वारा शहरी गरीबों के लिए 20 लाख आवास को मंजूरी दी गई? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वेंकैया नायडू जो कि उपराष्ट्रपति थे उन्हीं के द्वारा मंजूरी दी गई थी। फिर प्रश्न पूछा गया कि नई दिल्ली में जो आपका 7वां बिजनेस अवार्ड संपन्न हुआ था इसमें किसको स्टार्टअप ऑफ द ईयर 2017 का पुरस्कार मिला था? तो ये पुरस्कार मिला था आपके मिल्क बास्केट को। किसे? मिल्क बास्केट को ये पुरस्कार मिला था। तो आपको 2 पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखने हैं
कि अगर आप ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जितने भी आपके स्पोर्ट्स करंट अफेयर होते हैं, इसके साथ साथ जो आपके अवार्ड और ऑनर होते हैं, ये आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इनके बारे में आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है। फिर प्रश्न पूछा गया कि 2018 के लिए पश्चिम बंगाल के उच्चतम नागरिक पुरस्कार बंग विभूषण से किसे सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार मिला था यहाँ पर आशा भोसले को। किसे? आशा भोसले को ये पुरस्कार मिला था। फिर एक प्रश्न पूछा गया आपके हिस्ट्री से कि 1939 में जो सुभाष चंद्र बोस थे, इनके द्वारा शुरू की गई पार्टी का नाम क्या था? तो याद ही होगा आप लोगों को कि 1939 में जो आपके कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ था, उस चुनाव में सुभाष चंद्र बोस जी ने गांधी जी के द्वारा जो सपोर्ट किए गए कैंडिडेट थे, जिनका नाम था पट्टाभी सीतारामैया, तो उनको हरा दिया था। तो त्रिपुरी में ये अधिवेशन होना था। तो बाद में गांधी जी ने सुभाष जी से कहा कि आप यहाँ पर अपने पद से इस्तीफा दे दीजिए। तो राजेंद्र प्रसाद जी उसके बाद में अध्यक्ष हो गए थे, लेकिन उसी समय सुभाष चंद्र बोस जी ने कांग्रेस पार्टी को भी छोड़ दिया था और ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना इनके द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट, और ये आपके CBT 1 एग्जाम में भी बहुत बार पूछा गया था। फिर एक प्रश्न है कि मछलियों के जो हृदय होते हैं, इसमें आपको कितने कच्छ देखने को मिलेंगे? तो इसमें आपको टोटल मिलेंगे यहाँ पर 2 कच्छ। कितने? यहाँ पर आपको टोटल 2 कच्छ देखने को मिलेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट। इसी प्रकार से आपको याद रखना है कि जो ह्यूमन का आपका दिल होता है, ये 4 कच्छों वाला होता है। काकरोच का हमारा 13 कच्छों वाला होता है। चिड़िया का आपके 4 कच्छों वाला होता है और मेढक का हमारे 3 कच्छों वाला होता है। कच्छों का मतलब वो कच्छा नहीं है, कच्छों का मतलब यहाँ पर होता है कितने पार्ट में ये होता है। या फिर सिंपली आपसे यहाँ पर यह पूछा जा रहा है कि इसमें कितने चैम्बर आपके होते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा करेक्ट। फिर एक प्रश्न था कि 90वां जो ऑस्कर अवार्ड दिया गया था, इसमें आपके किस मूवी को द बेस्ट पिक्चर को अवार्ड दिया गया था? तो ध्यान रखेंगे आप लोग कि जो 90वां हुआ था, इसमें तो आपका मिला था यहाँ पर बी को, यानी कि द शेप ऑफ वाटर को। लेकिन अगर हम लोग 92वें की बात करते हैं, जो कि 2020 में दिया गया, तो इसमें आपके पैरासाइट मूवी को बेस्ट मूवी का अवार्ड दिया गया था। और आप ध्यान रखेंगे कि 2021 में अभी तक अवार्ड दिया नहीं गया है। इसमें हमारे देश से 3 मूवी नामित हो चुकी है। एक है जल्लीकट्टू, दूसरी है यहाँ पर सेमलेस और तीसरी यहाँ पर है बिट्टू। तो इन तीनों मूवी के बारे में भी आप ध्यान रखेंगे। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है, तब तक इसकी डैश डैश में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। तो जाहिर सी बात है, अगर हम लोग यहाँ पर लगातार बल को लगाएंगे, असंतुलित बल होगा, तो ये जो हमारी वस्तु होगी उसकी चाल में होगा परिवर्तन, यानी कि उसकी स्पीड में आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि डैश डैश इनमें से कौन सा एक प्रस्वेदी यौगिक है? तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दाहक सोडा हो जाएगा करेक्ट। तो अगर हम लोग कास्टिक सोडा की बात करते हैं, तो ये हमारा एक सेंसिटिव कंपाउंड होता है। फिर एक प्रश्न पूछा गया जो कि थोड़ा सा टफ है, थोड़ा या आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा टफ है, अगर आपको यहाँ पर अपवर्तन सूचकांक के बारे में नहीं पता है। तो प्रश्न यह पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कुछ निश्चित पदार्थों के अपवर्तक सूचकांक को सही आरोही क्रम में दर्शाता है? तो इस प्रश्न का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सीधा नमक, बर्फ, बेंजीन और फिर आपका होगा केरोसिन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा अपवर्तक सूचकांक होता है, ये होता है स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाई उस पार्टिकुलर लाइट की स्पीड उस पार्टिकुलर मीडियम में। तो इसको अगर आप लोग डिवाइड करेंगे तो बर्फ का जो हमारे होता है वह 1.31 होता है, केरोसिन की बात करते हैं तो 1.39 होता है, बेंजीन का होता है 1.5 और सेंधा नमक का यहाँ पर होता है 1.54। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट, डी नहीं, बी आपका हो जाएगा करेक्ट। तो इस प्रकार से जो भी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न थे उन सभी को हमने डिस्कस कर लिया है। इस वीडियो सीरीज का मुख्य रूप से उद्देश्य है कि आपको यहाँ पर बताना कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप लोग यहाँ पर प्रश्नों की डिटेल में एनालिसिस करना चाहते हैं, इसके अलावा आप लोग मुझसे लाइव क्विज में जुड़ना चाहते हैं, तो बस आपको एक काम करना है कि आपको मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल को फॉलो कर लेना है। यहाँ पर डेली मेरी क्लास होती है 3:30 बजे आपके ग्रुप डी एग्जाम के लिए, उस क्लास में आप जुड़ सकते हैं। रात में हमारी जो क्लास होती है वह आपके CBT 2 के लिए होती है, तो उस क्लास में भी आप लोग जुड़ सकते हैं। जिन लोगों ने भी यहाँ तक वीडियो को देखा है वह लोग नीचे टाइप करेंगे कमेंट में यस। तो अगर आपका रिस्पांस बढ़िया रहेगा तो इसी प्रकार से आपको ये क्लासेज यहाँ पर यूट्यूब के ऊपर भी मिलती रहेंगी। तो वीडियो को समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के बेहतर भविष्य की शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर से मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।